नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूं विश्व गौरव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बहला पूर्व विधानसभा सीट से बीजेपी की ओर से पायल सरकार चुनावी मैदान में है। जानी मानी मॉडल और अभिनेत्री पायल ने किन मुद्दों के साथ अपना चुनावी प्रचार शुरू किया, इसके अलावा राजनीति में आने का उनका उद्देश्य क्या था, ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम खुद पायल से जानने की कोशिश करेंगे। पायल, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन पे। थैंक यू सो मच। पायल, मेरा पहला सवाल, मॉडलिंग से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, फिर फिल्मों में गई, अब राजनीति में आ गई। क्या वजह थी राजनीति में आने की? एक्चुअली राजनीति में मेरा इंटरेस्ट शुरू से है, क्योंकि जैसा आपको पता होगा शायद कि कोई भी बंगाली एजुकेटेड फैमिली जो है बहुत पॉलिटिकली अवेयर होते हैं एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट पॉलिटिक्स। तो वैसे मेरे फैमिली में भी है, तो बहुत डिस्कशंस होते हैं ऑन पॉलिटिक्स। तो मतलब मेरा वो इंटरेस्ट ग्रो होना शुरू हुआ था बहुत पहले से ही। लेकिन ये बात भी सही है कि मैंने कभी एक्टिवली पॉलिटिक्स में आने की मेरी इच्छा भी नहीं थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऑनेस्टली। बट एक चीज मैं आपको बोल सकती हूँ कि यहाँ कोलकाता में, जैसे मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स यूनियन है वो बहुत डोमिनेंट है वहाँ पे। तो यू काइंड ऑफ वो इन्वायरमेंट एक ऐसा था कि बहुत पॉलिटिकल था। इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल और डिफरेंट बिलीफ एंड ऑल दैट। तो वो बहुत अलग था, लेकिन वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो था वो बहुत डोमिनेंट था वहाँ पे। आप बंगाल में रहेंगे और पॉलिटिक्स आपके आसपास नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये एक बात है। और जैसे आप सोचिए कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में पावर में आई है, तो मैं बहुत हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जो एक्शंस है, उनके जैसे 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 उन्हें हमने डिसीजंस लिए हैं देश के लिए, मैं बहुत फॉलो करती थी तभी। तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने जैसे भी डिसीजंस लिए हैं देश के लिए, बहुत ही अनकन्वेंशनल है, कहीं अनऑर्थोडॉक्स भी है, क्योंकि जिस तरह से डिसीजंस लिए गए हैं, एक पॉसिबिलिटी हमेशा से रही है कि आप उनको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज की परवाह नहीं की। उन्होंने वही किया जो देश के लिए सही है। और एक प्रधानमंत्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जगह है कि वो लोगों से कितना कनेक्ट करते हैं, लोग उनसे कितना प्रभावित होते हैं। तो लोग तो बहुत ही प्रभावित होते हैं उनसे, जब वो स्पीच देते हैं, दैट इज मेस्मराइजिंग। और जैसे ये हमारा जो पिछला साल गया, बहुत ही डिफिकल्ट साल गया सबके लिए, बहुत अनसर्टेनिटी थी उसमें, लोग डिमोरलाइज्ड हो रहे थे, बहुत बीमार थे लोग। तो उन्होंने जैसे बार बार टीवी प्रोग्राम्स में आके स्पीच दी, सबसे कनेक्ट करने की कोशिश की। और ये जो टास्क होते थे ना, जैसे आप एक दिया जलाइए, जैसे आप एक साइलेंस थोड़ा सा रखिए सबके लिए, देश के लिए, तो ये और कुछ नहीं है, ये लोगों को कनेक्ट करना है कि आप ऐसा फील करेंगे कि आप अगर आप अपने घर पे बैठे हैं, तो आपसे बहुत दूर कोई ऐसा है कि वो भी आपकी तरह इसी समय सेम काम कर रहा है। तो ये जो कनेक्शन लोगों के बीच में बनाए रखना, तो मुझे लगता था अगला साल एक बहुत चैलेंजिंग एक साल था, जैसे हमारे लिए तो था ही, जो राजनीति के लोग हैं उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। और लेकिन इतना अच्छे से सब कुछ हम लोग इससे निकल कर बाहर आ गए। तो मुझे फिर कुछ महीना पहले भारतीय जनता पार्टी से ही ऑफर आया पार्टी ज्वाइन करने के लिए। तो मुझे लगा था कि अगर मेरी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं अलाइंड है भारतीय जनता पार्टी से, सो व्हाई नॉट, और मुझे इंटरेस्ट भी है पॉलिटिक्स में। तो ऐसा ही है और मेरा शुरुआत। जी, अच्छा पायल, आपने नरेंद्र मोदी की बात की। अगर हम जी। पार्टी से इतर, अगर हम्म अब तक के किसी नेता की बात करें नरेंद्र मोदी के अलावा, तो हम्म। आपका फेवरेट नेता कौन है? फेवरेट तो मतलब बहुत सारे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो काफी इंस्पायरिंग है, बहुत यू नो जिस तरह से वो काम करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल एक जगह में है। जैसे ऑब्वियसली अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, स्मृति ईरानी जी है। मतलब रिसेंटली मेरी एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि मैं उनका इंटरव्यू करूं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, यहाँ पे दिलीप दा है, शुभेंदु दा है बंगाल में। ये सब बहुत ही यहाँ पे मतलब पावरफुल है, लोग इन लोगों को बहुत मानते हैं यहाँ पे। मैं खुद शुभेंदु दा के रैली में, दिलीप दा के रैली में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि इन लोगों के कितने फैन फॉलोइंग है, लोग कितना पसंद करते हैं उन्हें। मतलब जो भीड़ होती है उनके आसपास जब वो लोग देखते हैं, वो किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तो बिल्कुल। बहुत सारे अच्छा हैं पायल, ऐसे लीडर्स। जी, जी। अच्छा पायल, आपने अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात की, आपने वहां से पढ़ाई की जी। है। जी। लेकिन हम बीते कुछ दिनों में, जैसा हम नेशनल मीडिया में देखते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर जब खबरें आती हैं, तो वहां का माहौल कुछ बदला बदला सा है। अब
कभी किसी केंद्रीय मंत्री के साथ वहाँ धक्का-मुक्की हो जाती है, कभी जी। गवर्नर का विरोध होता है। तो क्या लगता है आपको कि पहले भी क्या कैंपस वैसा ही था या अभी हाल-फिलहाल में ऐसा हुआ है? देखिए, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स जो है, वो हमेशा से थोड़ा बहुत वहाँ एक जगह जैसे है कि बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि उम्र कम होती है, एक्सपीरियंस कम होते हैं और इमोशंस ज़्यादा होते हैं, सेंटिमेंट थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं। तो हर चीज़ मिला के मुझे ऐसा हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ एक्शंस थोड़े शायद थोड़े कम हो सकते थे, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली सबका आइडियोलॉजी अलग है, सबका बिलीफ अलग है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स आप पहले भी देखेंगे तो मतलब एक बहुत एक पावरफुल जगह है वो। तो अगर उसको मुझे लगता है कि सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, इन लोगों को थोड़े-थोड़े सही तरह से गाइड किया जाए, तो ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन पायल अब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स इतनी इम्पोर्टेंट है और टीएमसी जो अभी सत्ताधारी पार्टी है वो अ, उसकी अपनी स्टूडेंट विंग भी है टीएमसीपी। लेकिन जी, ममता बनर्जी ने लंबे समय से स्टूडेंट पॉलिटिक्स यानी कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस को बैन कर रखा है। क्या आपको लगता है जी। इसकी ज्यादा जरूरत थी, खासकर पश्चिम बंगाल का जो माहौल है वहां पे जिस तरीके से युवाओं को आगे आके अपनी बात रखनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ममता बनर्जी का ये जो फैसला था इलेक्शंस ना कराने का, ये गलत था? जी, मुझे लगता है कि हर किसी को अपना एक वॉइस ओपिनियन वॉइस करने का एक जगह मिलना चाहिए। तो अगर स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स बंगाल में हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर उनका कुछ मुद्दा है, वो सामने आना चाहिए, तो वो किसी भी पार्टी से हो। तो जो भी यहाँ पे रूलिंग पार्टी है, आप उस मुद्दे को सुनें, उसको सुलझाने की कोशिश करें, उसको दबाने की कोशिश ना करें। और यहाँ पे हाल-फिलहाल में बंगाल की राजनीति जो है, वो बहुत दबाव की राजनीति है। वो सिर्फ स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में नहीं है, वो हर जगह है। क्योंकि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स जो है ये लोग आगे आके अपना एम्प्लॉय क्योंकि उनको भी अपनी जगह आगे बढ़ना है, वो उनकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है। वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सही है, आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। उनको वो मौका देना चाहिए मुझे लगता है, कि जैसे क्योंकि यही लोग फिर बाद में आएँगे जो मतलब जो एक्टिव पॉलिटिक्स है, यही लोग वहाँ वहीं से यहाँ आएँगे बाद में। तो उनके लिए वो जगह बनाना ज़रूरी है जो यहाँ पे है, कि उनको दबाने की कोशिश करना तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल। पायल, आप भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही हैं लगातार, चुनाव प्रचार कर रही थी आप। कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपकी अपनी विधानसभा में जिनको लेकर आप सबसे ज़्यादा सजग हैं, जिनको आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा काम इन मुद्दों को लेकर हमें करना है? जी, पहले तो क्योंकि ये पोलिंग खत्म हो चुका है, आज लास्ट डे है, तो 10th को मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन था। तो एक चीज़ मैंने देखा है कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, उन लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। एक सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इश्यू है यहाँ पे। जैसे कल ही हमारे जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जहाँ पे सब मशीन्स रखे हुए हैं ईवीएम, तो वहाँ हमारे 2-4 लोग रहते हैं उसको ठीक से रखने के लिए, थोड़ा केयर करने के लिए। तो वहीं से एक हमारे जो वर्कर है उनको वहां मारा गया है और दिन में ऐसे पौने 4 बजे उनको जो प्रीमाइसेस के ठीक बाहर ही उनको वहां कुछ लोगों ने आके जो अपने मुंह बांधे हुए थे तो उनको शक्ल देख नहीं पाए वो लोग, उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। फिर हम लोगों ने वो लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी एक दर्ज की है। तो इससे पहले भी हुआ है, इलेक्शन के पहले दिन ये जो बीजेपी के वर्कर्स है उनके घर पे हमला हुआ है, उनके बच्चों को मारा गया है कि वो उनके वोटर आईडीज ले लिए जाते हैं। तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी एक इश्यू है, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाता है। तो ये भी एक इश्यू है और सबसे मुझे एक लगता है एक बेसिक प्रॉब्लम वहां पे है कि पीने का जो पानी है वो बहुत गंदा पानी है। वो पानी को शायद हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे, जो पानी वो लोग बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो लोग वहाँ वो पानी पी रहे हैं। तो ये पीने का पानी जो है उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ-साथ लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी ठीक करना कि लोग अगर घर से निकल रहे हैं तो शांति से घर वापस भी आ जाए शाम को। तो ये सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल पायल। आपने राजनीतिक हिंसा की बात की, लेकिन राजनीतिक हिंसा से इतर पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों से लगातार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की भी खबरें आती रहती हैं। जी। पायल, सूबे के पास एक महिला मुख्यमंत्री हैं, जो हुँ। लगातार महिलाओं के लिए दावा करती हैं कि अलग-अलग योजनाएँ हम चला रहे हैं बच्चियों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। लेकिन इसके बावजूद रेप जैसी घटनाएँ लगातार पश्चिम बंगाल में सामने आती हैं। और हुँ। हमारी टीम जब ग्राउंड पे थी तो हमसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी बोला कि टीएमसी के वर्कर्स धमकियाँ देते हैं महिलाओं के साथ कुछ गलत करने की। तो इस तरीके की घटनाएँ अगर राजनीति में हो रही हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सीधे तौर पे ऐसी घटनाएँ कर रहे हैं,
और उसके बाद एक महिला मुख्यमंत्री उस पे शांत है, तो आपको लगता है कि कितना कितना ठीक मानती हैं इसे आप? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आप एक ऐसे अगर ये केसेस देखेंगे कि 2012 में जब पार्क स्ट्रीट इंसिडेंट हुआ था, 2013 में कामदुनी, फिर मध्यम ग्राम में जो इंसिडेंट्स हुए थे, आज तक ये सारे केसेस पेंडिंग हैं। ठीक है, और ये जो लोग जो अक्यूज्ड है, सो कॉल्ड जो अक्यूज्ड है, वो मोस्टली माइनॉरिटी है, मोस्टली वो लोग माइनॉरिटी है। तो इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ एक कहीं पे ये माइनॉरिटी अपीसमेंट इशू भी रिलेटेड है। तो ये अगर यहाँ पे महिला की सुरक्षा अगर इतनी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री है, तो ये सारे केसेस अभी तक पेंडिंग क्यों नहीं है? अभी भी लोग मतलब जैसे सोचिए कि वो जो लड़कियां काम करती है, बाहर जाती है, ज्यादा रात होती है तो उनको डर लगता है रात को कैसे वो घर वापस आएंगे। हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, क्यों आज क्यों डर रहे हैं वो लोग? क्योंकि प्रोटेक्शन कहीं पे लैकिंग है यहाँ पे, क्योंकि महिलाओं के लिए जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो लैकिंग है कहीं कहीं पे। एक जैसे आप सोच कुछ महीना पहले पार्क स्ट्रीट का ही एक इंसिडेंट है, जो एक मॉडल है, बहुत फेमस मॉडल है, उनको हरासमेंट किया गया है, लाइक ऑन द रोड के बीच में, थोड़ी सी ऐसे रात को। तो मतलब अगर वो सेलिब्रिटी है, लोग उनको जानते हैं, अगर उनको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, जो नॉर्मल लड़कियां हैं, रोज काम करने बाहर जाती है या पढ़ाई करने बाहर जाती है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये लोग जो इतना बोल रहे हैं कि महिला यहाँ पे बहुत सुरक्षित है, सुरक्षा कहाँ है? और जितने भी केसेस आज तक हुए हैं, उनका सोल्यूशन क्यों नहीं है? डोंट दे डिजर्व जस्टिस? बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम बता दें कि एनबीटी ऑनलाइन जब कोलकाता के अंदर लोगों से बात कर रहा था, उनकी उनके मन की बात समझने की कोशिश कर रही थी हमारी टीम, उस दौरान हमें जादवपुर यूनिवर्सिटी की ही एक स्टूडेंट मिली और उसका कहना था कि जब वो बस में जाती है, किसी पब्लिक प्लेस में जाती है, तो वहाँ भी उसके ऊपर भद्दे-भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं और इसकी शिकायत करने के लिए जब पुलिस के पास वो स्टूडेंट्स जाती हैं, तो वहाँ पर कहा जाता है, तो छोटी-सी बात है और इतनी बड़ी बात को अगर पुलिसकर्मी छोटा कहकर इग्नोर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। खैर पायल, आखिरी सवाल आपसे। जी। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी का हर बड़ा नेता आज पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार को लेकर ममता बनर्जी को घेर रहा है। जी। अ, आप भी पब्लिक लाइफ में हैं, कभी आपका सामना किसी भ्रष्टाचार से हुआ है क्या? देखिए, मैं एक चीज बोल रही हूँ कि आज जब मैं एक जगह को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो अगर कुछ भी मेरे साथ अगर पर्सनली ना भी हुआ हो, तो अगर बंगाल की कहीं भी किसी को भी कोई भी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़े, मैं समझती हूँ वो मेरा भी प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी इशू है। ये जो टेट एग्जाम है, ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट है, ये अभी भी ये सब ठीक से नहीं होते, ये सब एग्जाम ही बंद कर दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ जो यूथ का जनरेशन, यूथ जो है, ये जनरेशन, आप इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। जो जितने भी प्राइमरी स्कूल्स है, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहां पे कैसे लोग पढ़ाई करेंगे? अगर बेसिक एजुकेशन आप ठीक नहीं करेंगे लोगों के लिए, तो बाद में एम्प्लॉयमेंट की इशू है। इतने लोग जो बाहर जा रहे हैं यहाँ से, तो आप क्या करें? यहाँ पे ना कोई इंडस्ट्री आ रही है, ना कोई बिजनेस यहाँ पे फ्लरिश हो रहा है। तो मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये 10 साल में हम लोग आगे जाने के वजह प्रोबेबली और 40 साल पीछे रह गए, पीछे चले गए। तो ऐसे करके अगर हर चीज में आप करप्शन लाएंगे, हर चीज में आपको सिंडिकेट दिखाई देगा, मिसमैनेजमेंट दिखाई देगा। जैसे लास्ट टाइम लॉकडाउन में सेंट्रल से जितने भी फूड ग्रेन्स आए थे लोगों के लिए, वो कितने लोगों तक पहुंचे आज तक? अभी भी नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि वो 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स सप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी भी क्या गारंटी है? मतलब मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ दिल से कि बीजेपी सरकार पावर में आए। तो ये सारी चीजें जो है, जैसे अभी भी हम लोग, ये कोविड का एक माहौल चल रहा है और लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, अगर यहाँ पे कोई भी इशू आता है तो यहाँ हमारे दीदी बिल्कुल दिखा देते हैं कि सारी इश्यूज है जो बीजेपी सरकार की प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है, सेंट्रल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सेंट्रल से जो सपोर्ट मिलता है वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता है? फिर पहले वो इस बात को क्लियर करें। बिल्कुल, तो हमारे साथ थी पायल सरकार, बहुत ही अहम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी और 2 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और सुबह से ही एनबीटी ऑनलाइन आपको लाइव अपडेट्स देगा कि पश्चिम बंगाल में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल आप जुड़ रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ और हमें दीजिए इजाजत।